वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू एएस के क्लासेस। सो कैसे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लीजिए अब आपके सामने कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र के उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के आ चुका हूं जो कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। देखिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस के सीरीज में पार्ट नंबर फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं, जिसमें अध्याय 1 से लेकर के 6 तक के सभी प्रश्न और उत्तर को कवर किया हूं। अगर आपको वस्तुनिष्ठ प्रिपेयर करना है तो वस्तुनिष्ठ के लिए टेलीग्राम पर डेली टेस्ट का लिंक दिया जाता है, जाइए टच कीजिए, अपने सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिए और वहां पर अच्छे स्कोर गेन करके और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब एक काम की बात सुन लो। देखो, भौतिक विज्ञान का पेपर जो है वो पहला पेपर होना है और पहला पेपर वायरल नहीं हो सकता। आप सबको ये चीज बहुत अच्छे से पता है, इसलिए YouTube में भटकना बंद करो। ये मत लिख करके सर्च करो कि अर्धवार्षिक परीक्षा असली प्रश्न पत्र संपूर्ण उत्तर, ऐसा लिखना बंद करो बिल्कुल भी। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस जहां से भी मिल पाए और कोई आसान भाषा में समझाए उसको पढ़ने का प्रयास करो। लेकिन 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 अगर एएस की क्लासेस द्वारा कोई वायरल क्वेश्चन पेपर को कवर किया जाता है तो उसको स्किप मत करना, क्योंकि जिस क्वेश्चन पेपर को मैं कवर करता हूं लगभग 80 से 90% चांसेस है कि वो क्वेश्चन हूबहू आपके स्कूल में देखने को मिल जाए, क्योंकि मैं केवल और केवल वायरल प्रश्न पत्र ही कवर करता हूं। और ऐसा कई बार हुआ है कि जब मैंने वायरल प्रश्न पत्र को कवर किया, बहुत सारे बच्चे नहीं देखते, उनको ये लगता है कि हो सकता है फेक होगा, फिर जाकर के उन्हें पश्चाताप करना पड़ता है। वो आकर के मेरे से बोलते हैं कि काश मैं वीडियो देख लिया होता, इतना सारा देखा, एक और देख लिया होता तो मेरा काम बन जाता। तो ये गलती मत करना। अब भाई मैं आपको समझा दिया हूं, बाकी आपके ऊपर है। अरे मैं कहता हूं ज्यादा नहीं, एक नजर पूरे वीडियो को देख लेना, दिक्कत क्या है, पूरा देखो, काम खत्म। ये तुमको भरोसा नहीं है तो, और इसको जब कोई पेपर पर भरोसा हो जाए तो उसे फिर अच्छे से देख लेना, ठीक है। बाकी भटकना बंद करो, कोई मतलब नहीं है। यहां वहां भटकोगे, टाइम वेस्ट होगा, और क्लास 12th में हो तुम, तुम्हारे परसेंटेज डाउन होंगे, किसी का कुछ नहीं जाएगा, ना तो कोई यूट्यूब चैनल का, ना कोई यूट्यूब के ऑनर का। समझ गए? तो चलिए फटाफट अब हम देख लेते हैं भौतिक शास्त्र में कहां तक पूछा जाएगा, चैप्टर्स क्या रहने वाला है। तो ये देखो, ये रहा सिलेबस का लिंक टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं, बाकायदे प्रिंटेड टाइप से दिया गया है, ठीक। ये देखो, जून माह का सिलेबस है, जून माह में अध्याय 13 पूछा जाएगा, ठीक है। ये सब नेक्स्ट, सॉरी अध्याय 13 नहीं, अध्याय 13 कट करके दिसंबर में था, यहाँ पर गलती से लिख दिया, तो इसमें स्किप कर देता हूँ, ठीक। ये अध्याय 1 पूछा जाएगा, अध्याय 2, बाकी पूरे चैप्टर्स का नाम लिखा गया है। नवंबर माह तक पूरा सिलेबस आएगा, मतलब अध्याय 12 तक हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है, इस चीज को ध्यान रखना। 12वां अध्याय परमाणु, ठीक। तो 1 से लेकर के 6 तक हमने पार्ट नंबर फर्स्ट में कवर किया है, मतलब यहाँ वैद्युत चुंबकीय प्रेरण यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। अब कवर करेंगे अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा, ठीक, जो कि यहां से यहां तक होने वाला है। तो चलिए हम साइड करते हैं फटाफट और अपने बुक में ओपन कर लेते हैं अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा, और प्रत्यावर्ती धारा से देख लेते हैं किस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले बता देता हूं, एक ही चैप्टर से ज्यादा नहीं, 4 से 5 प्रश्न को टिक कराऊंगा, और 4 से 5 प्रश्न में से डेफिनेटली आपके स्कूल में कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक चैप्टर से बात कर रहा हूं, जैसे मैंने 4 प्रश्न को टिक कराया तो 4 में से 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप इतना कर सकते हो 4 से 5 प्रश्न में प्रिपेयर, तो प्लीज कर लेना, तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाएगा, गारंटी देता है आपको एएस की। अब देखो, प्रत्यावर्ती धारा से पहला प्रश्न आपको पढ़ना है कि प्रत्यावर्ती धारा और दृष्टि धारा में अंतर बताओ। तो प्रत्यावर्ती धारा होता क्या है यार? प्रत्यावर्ती धारा में दिशा व परिणाम दोनों बराबर बराबर बदलते हैं, मतलब यदि डायरेक्शन चेंज होगा तो उसका परिणाम भी चेंज होगा, मतलब रिजल्ट भी चेंज होगा। लेकिन दृष्टि धारा में दिशा स्थिर रहती है, केवल इसका परिणाम बदलता है, ठीक, वहां की दिशा स्थिर रहती है। आगे देखते हैं, यह केवल धारा के उसमें प्रवाह पर प्रदर्शन करता है, मतलब एनर्जी जब मिलता है तब जाके प्रदर्शन करता है। और चाहे दृष्टि धारा हो, तो चाहे चुंबकीय एनर्जी हो, उसमें हो या रासायनिक हो, तीनों में अपना प्रदर्शन जारी रखता है। इसका मतलब ये है कि देखो, ऐसे हो गया कि एक टीचर बैठे, ठीक है, एक टीचर के सामने ही एक बच्चा परफॉर्मेंस कर सकता है, 4 टीचर बैठे नहीं कर सकता। लेकिन दृष्टि धारा का नाम का कोई बच्चा है, वो 3 और शिक्षक के सामने भी परफॉर्मेंस कर सकता है, उसे डर और झिझक नहीं लगता है, ठीक है। अब प्रत्यावर्ती धारा में ट्रांसफर का उपयोग होता है, इसमें ट्रांसफर का उपयोग नहीं होता है। इस प्रकार से आपको 3 पढ़ के आना है, बस, ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि 2 नंबर के हिसाब से प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए, बाकी यहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं है, स्किप करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न,
ट्रांसफार्मर जो कि बहुत बड़ा होता है और जब भी लगाने आते हैं ट्रांसफार्मर तो उसको 50 लोग देखने वाले आजू बाजू खड़े हो जाते हैं, देखे होंगे। यदि गांव से हो तो गांव में और ज़्यादा चलता है, गांव में बढ़िया अगर कोई आया तो 50-100 लोग खड़े हो जाएंगे, देखते रहेंगे। और ट्रांसफार्मर जल गया तो उसका वीडियो बनाएंगे। ठीक, तो उसी ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है कि ट्रांसफर की व्याख्या निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। नामांकित चित्र, नामांकित का मतलब होता है नाम सहित चित्र। ये रहा चित्र, चित्र बनाओ लेकिन नाम सहित, जैसे लिखो प्राथमिक कुंडली, ठीक है, द्वितीय कुंडली और पटलित कोट, इस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक, ज्यादा कुछ नहीं है। और ऊपर कर दो प्राथमिक, नीचे कर दो द्वितीयक, इधर कर दो पटलित क्यों कि कई सारी पट्टियां होती हैं ट्रांसफार्मर में। ठीक है, अब सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत का मतलब होता है ट्रांसफर कैसे कार्य करता है। तो ये रहा सिद्धांत, यहाँ से फोटो खींच लो, मान लो प्राथमिक द्वितीय कुंडली क्रम। अरे बहुत सरल है यार, बस एक नजर बस तुम देख लो, बस हो गया। डेफिनेटली तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा आएगा। देखो, पहला समीकरण निकाल देना, फिर दूसरा समीकरण निकाल देना और दोनों समीकरण को भाग दे देना। भाग देने पर आपको आ जाएगा तीसरा समीकरण। ठीक, इस प्रकार से सॉल्व करना है। लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, ये हो गया सिद्धांत। और नेक्स्ट क्या कहता है? ये है थोड़ी और सिद्धांत है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्या कहता है? परिणमन अनुपात का सूत्र और क्षय ऊर्जा के कारण इन्हें कम करने के उपाय। तो ये परिणमन अनुपात नहीं पूछता है, 3 नंबर आपको देखना है अंतिम वाला कि क्षय के कारण तथा इसके कम करने के उपाय। तो ये देखा देता हूं आपको क्षय का क्या कारण हो सकता है। यहाँ पर लिखा ही नहीं है, लो कर लो बात। चौथा पॉइंट यहाँ पर मेंशन ही नहीं है बेटा। ठीक, मेंशन ही नहीं है। ठीक है, आप अपने बुक में आंसर देख लेना। ठीक, बाकी ये भी देख लेना कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न पूछता है 1 नंबर का, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार का, अपक्षय और उच्चय। ठीक है, खत्म। चलिए बस यहाँ से इतना ही प्रश्न बनेगा इस चैप्टर से, बाकी कोई भी प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अध्याय 8। अध्याय 8 मतलब इकाई 5 विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे से केवल 1 नंबर का प्रश्न आएगा जो कि हमने टेलीग्राम पर कवर किया है। अगर आपने नहीं जुड़ा तो प्लीज जुड़िए। एक डेली लिंक आता है, लिंक रहता है टेस्ट का, बहुत सारे बच्चे उसको अटेम्प्ट भी करते हैं और अपने स्टेटस में, अपने इंस्टाग्राम पर मेंशन भी करते हैं हमें खुद एएसके क्लासेस को, क्योंकि एएसके क्लासेस इंस्टाग्राम में एक्टिव है तो वहाँ पर मुझे मेंशन करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए आप पढ़ करके और 10 में से 10 नंबर पूरे लेकर के आते हैं, मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो आप भी अटेम्प्ट करना जरूर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर लिंक आएगा, उसे क्लिक करके और टेस्ट सीरीज दे सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकाई 6 अध्याय 9 है जो कि और किरण प्रकाशी है। यहां से सभी क्वेश्चंस को टिक कर लेते हैं। यहां से पहला प्रश्न पूछेगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। ठीक है, ये 2 नंबर के हिसाब से प्रश्न है, इसको भी जरा समझ लो। देखो क्या होता है, हवा की कई सारी परतें हैं। ठीक, कुछ परत सघन है, कुछ परत विरल है। परत मतलब जानते हैं ना हो, जैसे एक हवा ऊपर है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे परतें होती है। अब मैं इसमें तो नहीं गोद सकता हूँ, मेरे पास आजू बाजू रफ अवेलेबल नहीं है, तो समझा देता हूँ। तो ठीक है, कंप्रो करना। हवा कई सारी परतें होती है, तो कुछ के कण बहुत पास होते हैं, कुछ के कण बहुत दूर होते हैं। तो जिसके कण पास होते हैं उसे कहते हैं सघन माध्यम और जिसके कण दूर होते हैं उसे कहते हैं विरल माध्यम। तो अब सुनना क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब किसी प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। विरल में गई तो अभिलंब से दूर हटेगी और आपतन कोण का मान जो होता है वो अपवर्तन कोण के मान से कम हो जाता है। ठीक है, और इसी के आगे क्या प्रोसेस होता है, जब कोई किरणें अब सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है। लेकिन यहां पर थोड़ी अपडेट करना गलत दिया है। जब कोई किरणें विरल से, यहां पर लिखना है विरल, ठीक, और यहां पर लिखना सघन, ये बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, ये मत करना भाई, नहीं तो पूरा काम खराब हो जाएगा। तो जब कोई किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है और ये प्रकाश के परावर्तन के नियम को पालन करता है। अब प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है कि जब कोई प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकरा करके वापस उसी माध्यम में आती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, जहां पर आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये कक्षा तुम 10वीं या 9वीं पढ़े होगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है, इसे ही कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बस इतना सा आपको लिखना था, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं उम्मीद करता हूँ सुनाया होगा, समझाया होगा, तो आपको थोड़ी माइंड में क्लिक किया होगा। माइंड में कब क्लिक करेगा, जब एक्टिव होकर बैठोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण नहीं पूछता, कोई मतलब नहीं टाइम वेस्ट करने से, वही पढ़ो जो आएगा, बाकी फिर अपना किताब पढ़ सकते हो। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब निर्माण का आरेख के 2 उपयोग और नहीं, कोई मतलब नहीं। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न जो तुम्हारे परीक्षा में आएगा, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। ठीक, इस कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो इसे देख लीजिए, अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक, जब कोई प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो सघन में आपतन कोण I और विरल में आपतन कोण, विरल में परावर्तन कोण R हो जाता है। इसने स्नेल का नियम कहते हैं, मतलब स्नेल के नियम का भी पालन करता है क्रांतिक कोण। बाकी ये लिखना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
चलिए अभी तक मैंने 2 ही प्रश्न बताए इस चैप्टर से, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखो, प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर बताओ। ध्यान से देख लो बेटा, प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष होता क्या है सबसे पहले तुम समझ लो। यार मुझे रफ चाहिए, ठीक, यहाँ पर मैं बताऊँ क्या, इसमें सिलेबस लिखाऊंगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं वीडियो लाऊंगा तो रफ लेकर के आऊंगा, ठीक। देखो प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है। इंद्रधनुष तो वैसे एक ही प्रकार का होता है, ठीक। बैजानी हापी नाला, बैजानी हापी नाला मतलब जो रियल इंद्रधनुष है उसमें बैगनी रंग ऊपर होता है, ठीक, फिर जामुनी, फिर बैजानी नीला, हरा, पीला, ठीक, इस प्रकार से लाल, इस प्रकार से होता है। मतलब प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर जो होता है इसे बाहर रंग कहते हैं, बाहर लाल रंग होता है और अंदर होता है बैगनी। और द्वितीय इंद्रधनुष में हो जाता है उल्टा, मतलब रंग का खेल है, रंग उल्टा हो जाता है। जिसका रंग इसमें नीचे रहता है तो ऊपर चला जाता है, ऊपर से नीचे चला जाता है। बस यही है प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष। और जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है वो अधिक चमकता है और ये कम चमकता है, क्योंकि भाई कलर ही चेंज हो गया ना यार, है ना। जो ऊपर होना था वो नीचे चला गया। तो इस प्रकार से है। यहाँ से 4 अंतर आपको प्रिपेयर करना, 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऐसे प्रश्न पहले बहुत पूछे हैं लेकिन अब जब से पैटर्न चेंज किया आना बंद हो गया है, तो आप इसे स्किप कर सकते हो। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। एक प्रश्न हमेशा पूछता है बेटा, लेंस की क्षमता किस में मापते हैं? तो याद रखना डायप्टर में मापते हैं। बाकी यहाँ से कोई भी प्रश्न नहीं पूछेगा, ठीक। बाकी जो प्रश्न बन सकते हैं मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। इनको बाकी देख सकते हो एक नज़र, बाकी अब नहीं पूछते हैं भाई, ठीक है। पैटर्न चेंज कर दिया है और इस बार का जो पेपर है वो आपके वार्षिक पैटर्न के आधार पर पूछा जाएगा। लेंस निर्माता के सूत्र स्थापित कीजिए। पहले बहुत पूछा है प्रश्न, अब नहीं आते तो इसलिए हम स्किप कर देते हैं। गॉट इट। चलिए आगे हम ओपन करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। हमारे चैप्टर का नाम है अध्याय 10 तरंग प्रकाशिकी। यहाँ से देखते हैं कौन कौन से प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं। बस नेक्स्ट मैं बता दिया कहाँ मिलेगा आपको, वहां से देखिए। देखो भैया, व्यतिकरण क्या है इसका एक एग्जाम्पल देना है, तो व्यतिकरण अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, इसे भी अच्छे से पढ़ लेना, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत तगड़ा प्रश्न है भाई, 5-4 नंबर के हिसाब से पूछा जाएगा। हाइगन की द्वितीय कणिकाओं के सिद्धांत को समझाइए। ये देखो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलो बाकी आंसर तो ज्यादा बेहतर होगा कि यदि आपके पास हो उसे रेडी करना, जब नहीं है तो जाकर के फिर यहां पर आना। अब देखो व्यतिकरण क्या है, इसकी शर्तें, तो व्यतिकरण मैं आपको पहले बता दिया हूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। बाकी हमसे कोई प्रश्न नहीं बन रहा है, केवल अभी तक 3 ही प्रश्न बताया हूं, ठीक है, चैप्टर से। चलिए, यंग के दूसरे प्रयोग में व्यतिकरण चित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नहीं पूछा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, स्किप कर दो। लेकिन इतना पढ़ लेना, यंग के दूसरे प्रयोग क्या होता है, बस इतना करना है। आगे बढ़ते हैं अध्याय 11, ठीक है, द्रव्य एवं विकिरण की द्वैत प्रकृति। यहां से कौन कौन सा प्रश्न आएगा इसे कवर करते हैं, फिर एक अध्याय और बचा है। चलिए सबसे पहले कार्यफलन और देहली आवृत्ति आता नहीं है परीक्षा में, लेकिन अपनी नजरिक दृष्टि आपको पता होना चाहिए क्या होता है, बस इतना कर लेना, बाकी टाइम नहीं है तो मत पढ़ो। आगे देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन ऊर्जा क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इसे अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये रहा प्रश्न और ये रहा इसका उत्तर, ठीक। ये देखो, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने की परिघटना को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं, और ये 4 प्रकार के होते हैं, तापीय, प्रकाशीय, क्षेत्र और द्वितीयक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड प्रश्न, प्रकाश विद्युत प्रभाव को व्याख्या कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछले कई सालों से लगातार रिपीट हो रहा है, इसलिए आपको पढ़ करके जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तापीय ऊर्जा से क्या अभिप्राय है, ये प्रश्न नहीं पूछेगा, टेंशन कोई बात नहीं है। हाँ, ये नेक्स्ट 10वां नंबर देखो, द्रव्य तरंग की कोई 2 गुण बताइए, इसे देख लेना बेटा, ये आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। चलिए बस अंतिम चैप्टर हमारा क्या कहता है, अध्याय 12 परमाणु। चलिए यहाँ से फटाफट टिक कर लेते हैं। अच्छा, परमाणु सबसे पहले देख लेना कि परमाणु के नाभिकीय मंडल को किसने दिया था, ठीक, मॉडल को, सॉरी, ये देख लेना। इसके अलावा 3 प्रश्न और पूछता है, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन खोज, न्यूट्रॉन खोज, इसे एक बार देख लेना, ठीक। ये सभी 1 नंबर के प्रश्न बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर किसे कहते हैं, तो इसे देख लेना, ठीक है। अच्छा, रदरफोर्ड के परमाणु का नाभिकीय मॉडल, इसे देख लेना भाई, हो सकता है आगे मिले तो मैं टिक कराऊंगा। ये पूछता है, ये देखो क्या मिला, रदरफोर्ड के परमाणु तथा बोहर के परमाणु मॉडल में अंतर नहीं पूछता, केवल रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पूछता है, ठीक। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल इसमें नहीं होगा, लेकिन आप टिक कर लो, आप अपने किताब से पढ़ लेना, ठीक है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन। लो भैया खत्म हो गया, बस इतने चैप्टर आपके एग्जाम्स में आने थे। अब देखिए थोड़ी समस्या और है, समस्या क्या है जरा सुन लो, अंतिम में, ठीक है। अंतिम तक में बहुत कम बच्चे वीडियो देखते हैं, इसलिए अंतिम में समस्या बताया हूँ। ये अध्याय 1 से शुरू हुआ है, ठीक है, और पूरा मैं कवर कर दिया हूँ। अब समस्या ये है कि आपको आपके पास जो त्रैमासिक का पेपर होगा ना, उसको जरूर पढ़ के जाना, वहां से बहुत सारे प्रश्न सेम टू सेम देखने को मिलेगा। और एक और पेपर मेरे पास अवेलेबल है, ठीक, वो जो कि इस साल का तो पेपर नहीं है, प्रीवियस ईयर का पेपर है,
तो मैं आपको दिखा दूं क्या कुछ क्वेश्चंस वहां से दिखा देता हूं, हो सकता है बहुत सारे बच्चों के पास ना हो, तो प्रीवियस ईयर के पेपर से स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा आपके सामने पेपर, ठीक। कुछ क्वेश्चंस यहाँ से तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन कौन सा मैं बता देता हूँ जो इस बार आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा। ये एक सेकंड, आप ही कक्षा है ना? हाँ, कक्षा 12वीं का ही है, ठीक है। चलिए, हाँ, ये वाला तो मैं टिक कराया था, देख लो। जितना टिक कराया था बहुत सारे प्रश्न सेम टू सेम आए हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस की बात मैं नहीं करता हूँ क्योंकि ये प्रश्न कहीं से पूछ लेता है। बायो सावर्ट का देख लो, एम्पियर परिपथ नियम दोनों टिक कराया हूँ। साइक्लोट्रॉन अब नहीं पूछता, पहले बहुत पूछता था, ठीक है। लेंस का नियम को मैं टिक कराया हूँ ऑलरेडी। फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण को टिक कराया हूँ, लेंस का नियम टिक कराया हूँ, ठीक है। ईसी बोल्ट यहाँ से प्रश्न पूछता है लेकिन श्योर नहीं हुआ, ठीक है। इस प्रश्न को भी मैं निकाल के टेलीग्राम में भेजूंगा। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को टिक कराया हूँ। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, इसको पढ़ लेना, ये इसको टिक कराया हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट आगे बढ़ते, ताप बढ़ने पर पदार्थ की प्रतिक्रिया क्यों बढ़ जाती है, इसको भी टिक कराया हूँ, ठीक। मतलब बहुत सारी इस तरह क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस को बस मैं टिक नहीं करा क्योंकि ये क्वेश्चन पता नहीं चलते कौन सा पूछेगा। बाकी लगभग बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए जो मैं टिक करा हूं, तो आप इसे भी देख सकते हो। ये गॉस का नियम मैं बताया था आपसे, गॉस में कूलाम का नियम, इसको मैं टिक नहीं करा भाई। संधारित्र कैसे कहते हैं, इसे अच्छे से पढ़ लें। समांतर प्लेट संधारित्र को हमेशा परीक्षा में पूछता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर अभी बताया, याद होगा तो। भवधारा नहीं बताया हूँ, ठीक। तो मैं ये कहता हूं कि जितना प्रश्न मैं बताया हूं डेफिनेटली तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो प्रश्न अथवा में देखने को मिले या फिर अथवा का ऊपर वाला, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा जैसे 17 नंबर हो गए तो ऐसा नहीं कि ऊपर भी देखने को मिले नीचे भी देखने को ना मिले, मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए आपको सभी प्रश्न को अच्छे से प्रिपेयर करना है, गारंटी के साथ कहता हूं। फिर आप पेपर देकर के आना, तो इस वीडियो को और एक जो पहला वीडियो आया था उसको मिला लेना, डेफिनेटली तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं वीडियो एंड करता हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर पहली बार चैनल है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर इस पेपर का पीडीएफ आपको चाहिए तो बता देना, मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, ठीक। ये देख लो, सेशन ईयर 2021-22 का है, तो हमें पुराना पेपर ही काम आता है, ठीक है। नया पेपर तो अब जाओगे स्कूल में तब मिलेगा, लेकिन अगर कोई वायरल पेपर आता है तो वीडियो में बने रहना, मतलब जैसे अगर कोई वीडियो अपलोड होता है तुरंत लपक के देखना, डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, बाय बाय।